देखिए, आज मैं फिर आया हूँ इतिहास का भाग 4 लेकर के। आपको याद होगा हमने भाग 3, भाग 1, भाग 2, भाग 3 पढ़े थे। तो मैं उसी क्रम में भाग 4 शुरू कर रहा हूँ। यहाँ से शुरू होता है भाग 4 को अगर आप देखें तो भाग 4 हमारा जाएगा 1556 से 1707। उसी कड़ी में मैं शुरू कर रहा हूँ 1556 से, और हम आ रहे हैं अकबर। देखिए, आप पिछले 3 भाग जरूर देखें, तभी उसके साथ आप जोड़ पाएंगे। अकबर की बात करूं, देखिए 1542 में तो अकबर का जन्म हुआ था, पीछे हमने चर्चा की थी। और राज्याभिषेक 1556 से शासनकाल 1605 तक रहेगा। ठीक बात है। अब मैं शुरू कर रहा हूं अकबर, और मैं आ रहा हूं, आप आ जाइए। देखिए 15 अक्टूबर 1542 में अकबर का जन्म हुआ था। हमने पीछे बात की थी। और देखिए राज्याभिषेक कब होगा? राज्याभिषेक होगा 14 फरवरी 1556। आप देखिए लगभग 13 साल और 4 महीने लगभग अकबर जो है गद्दी पर बैठेगा। एक बार पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जिस समय अकबर गद्दी पर बैठा तो उसकी वास्तविक आयु क्या थी? तो 13 साल 4 महीने थी। जानते हैं अकबर की माता का नाम हमीदा बानो बेगम। हम पीछे सारा पढ़ाए थे। हुमायूं ने 1541 में शादी की थी, 1542 में जन्म हुआ था, राणा वीरसाल के यहाँ था। ठीक बात है, अमरकोट के राणा वीरसाल के यहाँ तक मैं सारा पढ़ाया था। अब मैं शुरू कर रहा हूँ वहीं से जहाँ हमने लास्ट पढ़ा था, सरहिंद का युद्ध हुमायूं वाला। तो मैं वहीं आ रहा हूँ और वहीं से मैं शुरू कर रहा हूँ। आपको याद होगा हमने 1555 में सरहिंद का युद्ध पढ़ा था। सरहिंद का युद्ध, पंजाब का सरहिंद का युद्ध, जिसमें एक तरफ हुमायूं था प्लस बैरम खां था प्लस अकबर था, छोटा लड़का था ये, वर्सेस सिकंदर सूर। ठीक होगी बात? देखिए सिकंदर सूर इस युद्ध में पराजित होकर के पंजाब के क्षेत्र में भाग जाएगा। तो हुमायूं तो आ जाएगा दिल्ली में जहां इसका राज्याभिषेक होगा, और अकबर और बैरम खां इसका पीछा करते हुए इसके पीछे जाएंगे। ठीक होगी बात? अकबर बैरम खां के साथ में अकबर को भेजा गया है सिकंदर सूर के पीछे, और हुमायूं दिल्ली आगरा में आ जाएगा और यहाँ हुमायूं का राज्याभिषेक होगा। एक दिन हुमायूं जुमे की नमाज पढ़ने जा रहा होगा। तो आपको पता है दीन पनाह 1533, मैंने 32 बोला था पीछे, आप करेक्ट कर लीजिएगा। 1533 में दीन पनाह की सीढ़ी से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो जाएगी। तो अकबर बैरम खां के साथ उस समय पंजाब में होगा, जिस समय इन्हें सूचना मिलेगी कि हुमायूं की मृत्यु हो गई है। देखिए एक बार फिर इनके हाथ से गद्दी निकल गई है। और अब मैं एक बार अगर बात करूं, अभी अफगानों का बंगाल बिहार के क्षेत्र में शासक है जिसका नाम है मोहम्मद आदिल शाह। ठीक हो गई बात? इसका सेनापति है जिसका नाम है हेमू, और हेमू दिल्ली आगरा की तरफ बढ़ रहा है और अपनी सेना लेकर आ रहा है। हुमायूं की मृत्यु हो गई है। हुमायूं के जो कृपा पात्र थे वो घबरा करके भाग जाएंगे और पहुंच जाएंगे कहाँ? पंजाब में बैरम खां और अकबर के पास। पंजाब में पहुंच जाएंगे बैरम खां और अकबर के पास। ठीक बात है। तो जब ये सूचना मिलेगी बैरम खां को कि हुमायूं की मृत्यु हो गई है, तो बैरम खां क्या करेगा? पंजाब के कलानौर में एक पत्थर का सिंहासन बनाएगा और वहीं पर फरवरी 1556 को अकबर का राज्याभिषेक कर देगा। तो ऐसे हो रहा है अकबर का राज्याभिषेक 1556 में। कहाँ हो रहा है? पंजाब के कलानौर में। आप कहेंगे कलानौर कहाँ है? कलानौर आपका गुरदासपुर पंजाब में है। इतनी बात ठीक हो गई है? यहां तक आपने देख लिया।
हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर कहाँ था? अकबर सिकंदर सूर का पीछा कर रहा था, आप जानते हैं। वहीं उन्हें सूचना मिलती है कि अकबर के पिताजी की मृत्यु सीढ़ी से गिर करके हो गई है। तो वो क्या करता है, बैरम खां कलानौर में अकबर का राज्याभिषेक कर देता है। मैं इसे रफ कर रहा हूँ और आगे चलता हूँ, देखते चलिएगा क्रम से। चलिए, उसके बाद क्या होता है? तो बैरम खां और अकबर अपनी सेना लेकर दिल्ली आगरा की तरफ बढ़ते हैं और इधर से अफगानों का सेनापति आ रहा है जिसका नाम है हेमू। हेमू की विशेषता, हेमू एक हिंदू था जिसने अब तक 22 युद्ध लड़े थे और अब तक अजय था। ये अजय था मतलब अभी भी किसी युद्ध में पराजित नहीं हुआ था। और इसने, देखिए, भारत में अजय होने का मतलब है विक्रमादित्य की उपाधि धारण करना। विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी इसने। भारत का 14वां शासक था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो आप समझ सकते हैं शत्रु कितना बड़ा है। और इधर 13 साल 4 महीने का एक बच्चा प्लस बैरम खां प्लस अकबर। ठीक होगी, दोनों की सेनाएं बढ़ रही हैं और इनका मुलाकात होती है 5 नवंबर 1556 पानीपत का सेकंड युद्ध। ठीक हो गई बात। अब आप देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध अकबर के दादाजी ने लड़ा था, उसमें भी मुगल सत्ता स्थापित हुई थी 1526 में। ठीक 30 साल बाद दोबारा पानीपत का युद्ध हो रहा है और पोता लड़ रहा है और इसमें भी मुगल सत्ता पुनर्स्थापित होने जा रही है। देखिए, बैरम खां बहुत वीरता से लड़ रहा था और इतनी वीरता से लड़ रहा था कि ऐसा लग रहा था कि अफगान विजयी हो जाएंगे। और हेमू बहुत वीरता से लड़ रहा था और ऐसा लड़ रहा था कि हेमू और अफगान विजयी हो जाएंगे और ये पराजित हो जाएंगे। हेमू हाथी पर बैठा था। कहते हैं कि एक तीर हेमू की आंख में आकर लग गया। अब हेमू की आंख में आकर के एक तीर लगा तो हेमू अपने हाथी से उतर गया, जिसे देखकर उसकी सेना में भगदड़ मच गई। उन्हें लगा कि हमारा सेनापति मारा गया है। तो उसका फ़ायदा उठा करके बैरम खां ने अकबर को आदेश दिया, जा और इसकी गर्दन काट दे। अकबर बच्चा था, 13 साल 4 महीने का, अब तो बढ़ गया था, तो लगभग 14 साल का बच्चा था जो घबरा गया। इतने में बैरम खां उतरा और बैरम खां ने हेमू की हत्या कर दी और यही पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ और भारत में मुगल सत्ता पुनः स्थापित हो गई है। चलिए, मैं इसे मिटो रहा हूँ। तो पानीपत का सेकेंड युद्ध यहाँ तक हो गया। अब मैं यहाँ पे अकबर को सेक्शंस में पढ़ाता हूँ। आप देखिए कि क्या क्या है। देखिए, अकबर के कार्यकाल को पहला कार्यकाल बांट रहा हूँ मैं। 1556 में अकबर का राज्याभिषेक हुआ और 1560 तक अकबर का पहला कार्यकाल है। और इसका वकील कौन है? देखिए, इनके यहाँ वकील वजीर कहते थे मुगलों के यहाँ पे, ये थे बैरम खां। ठीक बात है। बैरम खां को कहते हैं कि ये शिया संप्रदाय का था, जिससे दरबार के सुन्नी उससे जलन थी, उन्हें चिढ़ा करते थे। खैर, बैरम खां का 1556 से 1560 तक बड़ा प्रभाव था अकबर के ऊपर। हर कार्य में बैरम खां का इंटरफेयर रहा करता था। तो उसके बाद धीरे धीरे अकबर जो है बैरम खां के नियंत्रण से परेशान होने लगा। कुछ सुन्नी लोग इसे भर रहे थे, दरबारी लोग अकबर को भड़का रहे थे बैरम खां के विरुद्ध। तो एक दिन अकबर ने बैरम खां को कहा कि आप हज पे चले जाइए। हज पे चले जाने का मतलब यह है कि आप रिटायरमेंट ले लीजिए। ठीक बात है। बैरम खां को बड़ी शंका हुई इस बात से, तो बैरम खां ने विद्रोह कर दिया। बैरम खां ने विद्रोह कर दिया तो एक सेना भेजी गई, मुगल सेना अकबर की, और बैरम खां के साथ युद्ध हुआ। छोटा सा युद्ध हुआ जिसमें बैरम खां पराजित हुआ। ये जगह थी तिलवाड़ा के स्थान पे युद्ध हुआ जिसमें बैरम खां पराजित हुआ। बैरम खां को बंदी बना लिया गया और दरबार में लाया गया। अब आप कहेंगे दरबार में लाया गया, अकबर आप जानते हैं इसके पिता के समय से बैरम खां वकील के पद पे था। तो अकबर ने कहा कि आप संन्यास लेके चले जाइए यहाँ से। तो बैरम खां फाइनली
संन्यास ले लेता है और बैरम खां का रोल यहीं ख़त्म होता है। बैरम खां रास्ते में मक्का जा रहा होता है, तो हज जा रहा होता है, तो गुजरात में कुछ विद्रोह हो जाते हैं। तो एक मुबारक खां नाम का आदमी होता है जिसके पिता को बैरम खां ने मारा था, तो ये बैरम खां की हत्या कर देगा और बैरम खां का समाप्त हो जाएगा। इसी कहते हैं बैरम खां का पतन। ये पहला टॉपिक खत्म हो गया बैरम खां का, इसे मैं मिटो रहा हूँ और बैरम खां का जरा सा और इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर मैं आगे चल रहा हूँ। देखिए, बैरम खां के पत्नी थी, पत्नी का नाम था सलीमा बेगम, ठीक है, और पुत्र था, पुत्र का नाम था अब्दुल रहीम। ठीक बात है। पत्नी सलीमा बेगम से अकबर शादी कर लेगा और अब्दुल रहीम को दरबार में सर्वोच्च पद, जिसका नाम होता था खाने खाना, खाना के पद पर प्रतिष्ठित कर देगा, इसे बिठा देगा। ठीक बात है। तो इतना यहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है 1556 से 1560 तक का। मैं आगे चल रहा हूँ। नेक्स्ट आ रहा हूँ मैं। देखिए, अकबर की एक धाय माँ है। कौन? धाय माँ। धाय माँ मतलब जिसने लालन पालन किया, उसका नाम था महाम अनगा। जिसका एक पुत्र है, उसका नाम है आदम खां, और पुत्री है जिसका नाम है जीजी अनगा। अब आप देख लीजिए, महम अनगा, जीजी अनगा और आदम खां। 1560 से कहीं 62 लिखा है, कहीं 64 तक महम अनगा का अकबर के ऊपर बहुत प्रभाव था। सारे निर्णय अकबर इसी के प्रभाव से लेता था, जिसका फ़ायदा ये दोनों उठाते थे। यानी कि ये तीनों के तीनों मिलकर के अकबर के प्रारंभिक काल में शासन कर रहे थे। इसलिए इतिहासकारों ने इस काल को अकबर का पेटीकोट शासन या पर्दा शासन भी कहा है। पेटीकोट शासन या पर्दा शासन क्या है? ठीक होगी बात। पर कैसे अकबर इससे मुक्त होगा, मैं आपको बता देता हूं। अकबर की पहली विजय गुजरात विजय के लिए भेजा जाएगा। अकबर किसे भेजेगा गुजरात में? 1561 में आदम खां को भेजेगा गुजरात। गुजरात से लूटपाट करके जो ये धन लाएगा, ये अपने महल में ले जाएगा। और अकबर को लगने लगा जैसे ये विद्रोही हो रहा है, क्योंकि लूटा हुआ माल तो सुल्तान के पास आना चाहिए था, बादशाह के पास आना चाहिए था। ये अपने महल में ले जाएगा, जिससे अकबर नाराज हो जाएगा और कहते हैं किले की दीवार से इसे फिकवा देगा और इसकी मृत्यु हो जाएगी। इसी दुख में महामनगा की मृत्यु हो जाएगी और ये गुट समाप्त हो जाएगा। ठीक है। तो ये 1560 से 1562 तक का काल पेटीकोट शासन के रूप में जाना जाता है। मिटो रहा हूँ मैं इसे। नेक्स्ट चलता हूँ। कॉपी पेन लेके बैठिएगा, मज़ा आएगा। चलिए नेक्स्ट चल रहा हूँ। उसके बाद चलिए मैं अकबर के कार्यों पे बात कर रहा हूँ। कार्य देखिए, आप देखते चलिए, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है। 1562 में अकबर ने दास प्रथा समाप्त की थी। आप कहेंगे दास प्रथा क्या होती थी? देखिए, युद्ध में जो बंदी बना लिए जाते थे उनको दास बना लिया जाता था। तो दास प्रथा अकबर ने 1562 में समाप्त की थी। 1563 में तीर्थ यात्रा कर। आप कहेंगे तीर्थ यात्रा कर मतलब? देखिए, प्रयाग और बनारस में तीर्थ यात्रियों पर कर लगता था, जिसे अकबर ने 1563 में समाप्त कर दिया। 1564 में जजिया कर की समाप्ति। आप कहेंगे जजिया क्या होता था? मैं जरा सा बता देता हूँ। देखिए, जिस समय आप देख रहे हैं मध्यकाल में मुख्यतः जो सैनिक होते थे वो सैनिक मुस्लिम हुआ करते थे मुख्य रूप से। बाद में अकबर इसका संगठन बदल देगा। तो होता क्या था, मुस्लिम होते थे, जजिया पहले चल रहा है। तो जब सैनिक सारे मुस्लिम होते थे तो हिंदू प्रजा सेना में अपनी सेवा नहीं देती थी, तो उनको इसके बदले हिंदू प्रजा नहीं, मैं कहूँगा गैर मुस्लिम, तो गैर मुस्लिमों को
अपनी सुरक्षा के बदले जो कर देना पड़ता था उसे ही कहते थे जजिया। गैर मुस्लिम जो कर देते थे, हिंदू नहीं गैर मुस्लिम। ठीक होगी बात। तो 1562, 1563 और 1564 में जजिया। नेक्स्ट चल रहा हूं मैं, ये 3 नंबर होगा ये। चलिए नेक्स्ट चल रहा हूं मैं, आ जाइए आप। मैं मेन क्वेश्चन बता रहा हूं। 1571 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना करेगा। ठीक है, कैसे करी, क्यों करी, ये मैं फिर डिस्कस करूंगा। जब अकबर की विजयों को मैं डिस्कस करूंगा तब मैं इनको डिस्कस करूंगा। ठीक होगी। 1572 में राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी चली जाएगी। गुजरात विजय, दक्षिण विजय की स्मृति जो भी है मैं उस पर बाद में बात करूंगा। ठीक होगी बात। छठे क्वेश्चन पे आता हूं। देखिए, अकबर के दरबार में अकबर बचपन से ही बड़ा जिज्ञासु था और वो विभिन्न वर्गों के लोगों के साथ उठ बैठ किया करता था, जिसका प्रभाव ये था कि अकबर में धर्म क्या है और धर्म की जो व्याख्या हो रही है वो सही है या नहीं, इसके संबंध में बड़ी जिज्ञासा पैदा हुई। तो अकबर ने उसे ही जानने के लिए 1575 में एक इबादत खाना बनवाया। आप कहेंगे इबादत खाना क्या है? देखिए, पहले अपने मुस्लिम धर्मगुरुओं को यहाँ बुलाया और उनसे कहा कि आप हमारे यहाँ आओ और कुरान की व्याख्या करो कि क्या लिखा है। क्योंकि हो क्या रहा था, हो ये रहा था कि धर्म की बुक एक है लेकिन उसकी अलग अलग लोग अपने अपने तरीके से एक्सप्लेनेशन कर रहे थे। अकबर ने उस समय कहा था कि बड़ी कमाल की बात है कि इतने वर्ष हो गए लेकिन अब तक कुरान पर टीका नहीं लिखी गई है, एक प्रमाणिक टीका नहीं लिखी गई है। प्रमाणिक टीका नहीं लिखी गई इसका मतलब प्रमाणिक कॉपी नहीं बनाई गई। तो हो क्या रहा, व्याख्या करके तो लोग अपनी अपनी तरफ से व्याख्या कर रहे थे। इसलिए अकबर ने 1575 में इबादत खाना की स्थापना की और यहाँ सभी धर्म गुरुओं को बुलाया और उनसे कहा, डिस्कशन कराया कि भाई क्या है धर्म में क्या नहीं, आप मुझे बताइए। ठीक बात है। देखिए, इबादत खाना में क्या हुआ, इबादत खाना में एक ही विषय पर अलग अलग मौलवियों ने अलग अलग मत दिए और उनमें टकराव पैदा हो गया। बदायूनी बड़ी आलोचना करता है, कहता है कि जो मौलवी थे जो एक्सप्लेन कर रहे थे उनकी क्या गर्दन की नसें तनी रहती थी गुस्से में, क्योंकि मेरा मत ठीक है, मेरा मत ठीक है, इसको लेकर के बहुत टकराव हो गया। इस चीज़ से अकबर भी परेशान हो गया और अकबर ने क्या करा, अकबर ने 1578 में इबादत खाने के दरवाजे सभी के लिए खोल दिए, सभी धर्मों के लिए। तो ये बन गई धर्म संसद। देखिए, संसद का मतलब है सभी वर्गों के प्रतिनिधि होते हैं तो उसे संसद बोलते हैं। ठीक हो गई बात। तो अकबर ने इबादत खाना बनवाया। इबादत खाना चूंकि एक विषय धर्म विशेष के लिए था, डिस्कशन के लिए, तो उसे इबादत खाना कहा गया। जब वो सभी वर्गों के लिए खोल दिया गया, हिंदू, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी सबके लिए खोल दिया गया, तो ये धर्म संसद में कन्वर्ट हो गई। ठीक बात है। उसके बाद 1579 में अकबर ने मजहर की घोषणा कर दी। मजहर की घोषणा मैं बताता हूं आपको। मजहर की घोषणा कर दी और अकबर ने मजहर की घोषणा के में 3-4 क्वेश्चन है, देख लेते हैं। उपाधि कौन सी ली? इमाम ए आदिल की उपाधि ली। आप कहेंगे इमाम ए आदिल की उपाधि ली, मजहर क्या है? देखिए, मैंने आपको कहा धर्म के विषय में एक ही विषय पर अलग अलग लोग अलग अलग मत दे रहे थे। तो अकबर ने ये तय किया कि मजहर की घोषणा हो रही है। मजहर की घोषणा का मतलब ये था कि कौन सा मत सही है उसका अंतिम निर्णय बादशाह करेगा। मुल्ला मौलवी इस पर नाराज हुए। वो कहने लगे कि बादशाह धार्मिक मामलों में भी इंटरफेयर कर रहा है। देखिए, धार्मिक मामलों के जो वर्ग थे वो क्या करते थे, धर्मगुरु, वो धर्म के इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं राजनीति में इंटरफेयर करते थे। तो अकबर ने मजहर की घोषणा करी। मजहर की घोषणा का मतलब ये था कि अकबर इमाम ए आदिल हो गया। इसका मतलब है कि अब कोई भी निर्णय होगा तो वो निर्णय कौन सा सही है उसका निर्णय अंतिम रूप से बादशाह ही करेगा। अब आप कहेंगे कि मजहर की घोषणा का जो प्रारूप था किसने तैयार किया? एक व्यक्ति है जिसका नाम है शेख मुबारक। इनका इंट्रोडक्शन आएगा आगे, फिर मैं बताऊंगा। शेख मुबारक है जिसने मजहर का घोषणा पत्र तैयार किया है।
इनके 2 लड़के हैं। एक लड़के का नाम है अबुल फजल और एक का नाम है फैजी। इन्होंने मिलकर दस्तावेज तैयार किया। इनका बहुत विरोध हुआ, मुल्ला मौलवी ने बहुत विरोध किया। चलिए देखिए, अब जो अकबर ये काम कर रहा है, अकबर के दरबार में हमेशा एक आलोचक रहेगा जिसका नाम है बदायूनी। वो हमेशा अकबर की आलोचना करता रहेगा। उसका नाम होगा अब्दुल कादिर बदायूनी, जो हमेशा अकबर की आलोचना करता रहेगा। पेपर में पूछा गया है कि अकबर का आलोचक कौन था उसके दरबार में, वो था अब्दुल कादिर बदायूनी। ये कहेगा कि अकबर के सारे कार्य इस्लाम विरोधी हैं। ठीक बात है। इस तरह से विंसेंट स्मिथ भी कहेंगे कि अकबर सुल्तान के साथ साथ पोप की भी उपाधि धारण कर ली, यानी कि एक साथ धर्म का भी सर्वश्रेष्ठ हो गया और राजनीति का भी श्रेष्ठ हो गया। ठीक हो गई बात। मैं इसी क्रम में आगे चल रहा हूं, फिर मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा इसे जरा सा। चलिए, हम आए थे 1579 में, अब मैं आ रहा हूं 1580 में। देखिए, अकबर का एक काम और था 1580 का, प्रांतों का गठन। आप कहेंगे प्रांतों का गठन मतलब, देखिए अगर आपको याद हो, मैंने शेर शाह सूरी पढ़ाया था। तो मैंने शेर शाह सूरी का जब प्रशासन पढ़ाया था तो उसमें मैंने क्या कहा था, उसमें मैंने कहा था कि उसका प्रशासन 47 सरकारों में बटा हुआ था। सरकार क्या होती है? सरकार जिला होता है। लेकिन यहाँ क्या है, प्रांत नहीं दिखे थे वहाँ पर हमें। यहाँ पर क्या, प्रांतों का गठन। अकबर प्रांतों का गठन कर रहा है। पहले अकबर के, जब अकबर ने 1580 में किया उस समय 12 प्रांत थे। फिर अकबर दक्षिण विजय करेगा लगभग 1600 के आसपास, तो 3 प्रांत और आ जाएंगे। तो इसलिए अकबर के दरबार में 15 प्रांत थे। अभी आपके यहाँ उत्तराखंड में क्वेश्चन भी आया हुआ था ये। ठीक, फिर 3 18 हो जाएंगे, फिर 3 और बढ़ जाएंगे, 21 हो जाएंगे। कहीं 20 लिखे, कहीं 21 लिखे, बाद में बताऊंगा औरंगजेब के समय। चलिए, अब मैं इसे मिटोता हूँ। नेक्स्ट कार्य पे चलता हूँ 1582 में। राजस्थान पीसीएस में क्वेश्चन आया था, उसे मैं डिस्कस करता। अकबर ने इबादत खाने को कब बंद कर दिया? इबादत खाना बंद कर दिया 1582 में। आप कहेंगे इबादत खाना बंद कर दिया, उसका काम पूरा हो गया था। जो अकबर को चाहिए था, अकबर को समझ आ गया। और 1582 में इबादत खाना बंद करके अकबर ने किसकी घोषणा की? दीन ए इलाही। आप कहेंगे दीन ए इलाही, कहीं जगह पे इसे तौहीद ए इलाही भी लिखा हुआ है, बाद में दीन ए इलाही शब्द का प्रयोग होगा। ठीक हो गई बात। तौहीद ए इलाही या दीन ए इलाही की घोषणा की अकबर ने 1582 में। आप कहेंगे दीन ए इलाही क्या है? देखिए, दीन ए इलाही क्या है, कुछ लोग कहते हैं चिश्ती का प्रभाव है इस पर, कुछ कहते हैं चिश्ती के अलावा सूफी सर्वेश्वरवाद। चिश्ती तो सूफी का एक पार्ट हुआ ना। कुछ लोग कहते हैं सूफी का प्रभाव है, कोई कहते हैं कि चिश्ती, विशेष रूप से चिश्ती का प्रभाव है। खैर, दीन ए इलाही में अकबर का, आप ऐसे समझ लीजिए, अकबर ने विभिन्न धर्मों के जो सार्वभौमिक नियम थे उनका जो संकलन किया है, उसे ही आप दीन ए इलाही कह सकते हैं। ठीक हो गई बात। दीन ए इलाही के 4 चरण होते थे। देखिए, 1 2 3 क्वेश्चन बता दूं दीन ए इलाही के, फिर चलता हूं। दीक्षा इतवार में होती थी, नंबर 1 बात। सुल्तान खुद दीक्षा देता था। दीक्षा लेने वाला अपनी पगड़ी सुल्तान के चरणों में रखता था, सुल्तान उसे उठाता था, उसके कान में अल्लाह अकबर बोलता था, और ये दीन ए इलाही की इस तरह से दीक्षा दी जाती थी। दूसरी बात, दीन ए इलाही में चहार गान था एक। चहार गान का मतलब, जो दीन ए इलाही स्वीकार करेगा उसे 4 चीज़ों को त्याग करना पड़ेगा। क्या क्या थी वो 4 चीज़ें? जमीन, संपत्ति, सम्मान, धर्म। इन 4 चीज़ों का उसे क्या करना पड़ेगा? 4 चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा। यही था दीन ए इलाही का। चलिए, अब दीन ए इलाही पर आलोचना भी होगी, मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ। दीन ए इलाही पर क्या हो रहा है? देखिए, दीन ए इलाही पर बदायूनी आलोचना करेगा, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। बदायूनी आलोचना करेगा दीन ए इलाही की। ठीक हो गई बात। उसके अलावा मैं नेक्स्ट काम पे आ रहा हूँ, फिर मैं अगली वीडियो में इसे एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, मैं इसे मिटो रहा हूँ, आप देखिए। पंद्रह सौ बयासी में अकबर ने
दहसाला बंदोबस्त किया। दहसाला बंदोबस्त किया, आप कहेंगे दहसाला बंदोबस्त क्या है, देख लीजिए। देखिए अकबर ने जमीन के संबंध में, मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ, बाद में एक्सप्लेन करूंगा इसे मैं एक एक टॉपिक लेकर के अगली वीडियो में। देखिए दहसाला बंदोबस्त क्या था, मान लीजिए वर्ष 2000 चल रहा है अभी, 2001, 2002, इस तरह से 2010 तक 10 साल में जितना उत्पादन हुआ, तो क्या लिखेंगे इसे, 10 साल का उत्पादन अपोन 10 साल का है तो 10, यानी कि औसत ले लिया, उत्पादन का औसत ले लिया, उत्पादन का औसत ले लिया। ठीक हो गई बात। उत्पादन का औसत लेने के बाद जो आया आउटकम, ठीक है, कुछ भी आया परिणाम, परिणाम का 1/3 जो लिया जाता था उसे ही क्या कहते थे, उसे ही हम क्या कहते थे, कर कहते थे। इसे ही दहसाला बंदोबस्त। देखिए हर साल क्या करना पड़ता था, जैसे कि अगला साल ऐड होगा तो ये हट जाएगा, 2001 हो जाएगा ये, और 2011 ऐड हो जाएगा। इस प्रकार से 10 साल के औसत का 1/3 जो लिया जाता था उसे ही दहसाला बंदोबस्त। किसने करा, कैसे करा, ये मैं अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा एक एक टॉपिक को। पहले मैं आपके सामने सारे टॉपिक रख रहा हूँ कि क्या क्या है। अगली वीडियो में पूरा अकबर ख़त्म कर दूंगा और विजय भी होंगी। चलिए जी, तो मैं इसे इतना रोक देता हूँ, ठीक है। अगली वीडियो में मैं आगे से फिर शुरू करूँगा, आप देखते जाइएगा, ठीक है। अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए। थैंक यू।